नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को लेकर है, जहां छात्राओं के मंदिर जाने और सुंदरकांड पढ़ने पर बैन से हंगामा हो गया है। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली सरकार के पटाखा बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। तीसरी बड़ी खबर झारखंड के चुनाव प्रचार को लेकर है, जहां प्रथम चरण का प्रचार थमने से पहले सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। और चौथी बड़ी खबर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर है, जहां महायुति के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने आरोप लगाया है कि वार्डन ने सुंदरकांड और मंदिर जाने पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, वहीं वार्डन ने इसे सुरक्षा का मामला बताया है। गौरतलब है कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में सुंदरकांड और मंदिर जाने को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं का आरोप है कि चीफ वार्डन आयशा रईस ने के आदेश पर सुंदरकांड पढ़ने और मंदिर जाने पर रोक लगा दी गई, साथ ही उनसे माफीनामा भी लिखवाया गया। इस मुद्दे को लेकर एबीवीपी ने विश्वविद्यालय के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय का यह मामला न केवल विश्वविद्यालय बल्कि बड़े लेवल पर विवाद खड़ा कर रहा है। जहां इस मुद्दे पर छात्र संगठन आ गए हैं, वहीं अब हिंदू संगठनों ने भी इस मामले को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शालिनी वर्मा, राष्ट्रीय मंत्री एबीवीपी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। शालिनी जी, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में छात्राओं के सुंदरकांड पढ़ने और मंदिर जाने पर रोक लगा दी गई, सीधे तौर पर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन का भी आरोप लगाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला और आखिर ये रोक लगने की नौबत क्यों आई? जी नमस्ते। हम पूरा प्रकरण ध्यान में आता है कि जिस प्रकार से वो छात्राएं मंदिर में गई और वो मंदिर भी पूरा विश्वविद्यालय परिसर के अंतर्गत ही आता है। तो कुल मिलाकर कहिए कि वो विश्वविद्यालय के कहीं बाहर नहीं गई थी हॉस्टल से बोल करके, वो विश्वविद्यालय के अंदर ही थी और उन्होंने ग्रुप में मैसेज भी डाला था कि वे 15 मिनट लेट हो जाएंगी हॉस्टल में पहुंचने पर। लेकिन बाजार जाने पर कहीं ना कहीं उनको मनाही नहीं की जाती। बाजार जाने पर कोई परमिशन नहीं है, बाजार से आप लेट भी आते हो तो चलता है, लेकिन मंदिर जाने पर जो रोक लगाई गई और बाद में उनसे माफीनामा लिखवाया गया। और मेरी वहाँ प्रत्यक्ष छात्राओं से बातचीत हुई है और उन्होंने माफीनामे में ये लिखा है कि हम आज के बाद मंदिर नहीं जाएंगे, यदि जाएंगे तो हम आपसे परमिशन लेकर के जाएंगे। इस प्रकार के शब्द भी उन्होंने लिखाए हैं। कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में इस प्रकार की घटना होना, मध्य प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में इस प्रकार की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। हम सबको ध्यान में, हमारे भारत में शैक्षणिक परिसरों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, माता सरस्वती की पूजा होती है। तो इस प्रकार के प्रकरण जब शैक्षणिक परिसरों में आएंगे, विश्वविद्यालय में आएंगे, तो क्या यूनिवर्सिटी की छात्राओं को वहाँ जब किसी कार्यक्रम में या संस्थानों में जब सरस्वती माता की पूजा भी होती है, तो क्या पहले ये पूछना पड़ेगा कि वहां तक जाए या नहीं जाए? क्या उनको किसी अतिथि को दीप प्रज्वलन के लिए भी पूछना पड़ेगा कि मैं दीप प्रज्वलन करूँ या नहीं करूँ? तो ऐसी मानसिकता से कहीं न कहीं उन छात्राओं को हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से दूर करने का प्रयास है। और हॉस्टल में अनुशासन के नाम पर कई बार तिलक नहीं लगाना, कई बार कैंपस में आने से पहले कलावा नहीं बांधना, ये सब अनुशासन के नाम पर जिस प्रकार से हमको हिंदू विरोधी बनाया जा रहा है, ये एक षड्यंत्र है हमारी वर्तमान पीढ़ी को हमारी आस्था से दूर करने का, हमारी संस्कृति से दूर करने का। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने महाराम धून के माध्यम से भजन संध्या का आयोजन भी किया है, ताकि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिले जो कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति से हमको ठेस पहुंचाने का प्रयास करना चाह रहे। चूंकि शालिनी जी, अगर किसी नियम का पालन नहीं किया जाता, किसी नियम को तोड़ा जाता, तो भी कार्रवाई करना, अनुशासनात्मक कार्रवाई करना फिर भी ठीक बनता था। लेकिन जिस प्रकार से आपने बताया कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही मंदिर यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, इसके बावजूद भी इस तरह माफीनामा लिखवाना और इस तरह से मंदिर ना जाने देना, जो कि एक मौलिक अधिकार है, संविधान मौलिक अधिकार देता है, इसके बाद भी इस तरह, आगे क्या एबीवीपी का इसको लेकर एक्शन प्लान रहने वाला है? आगे ये लड़ाई कहां तक जाएगी?
देखिए, इसके पूर्व भी जब वहाँ के विद्यार्थियों ने भगत सिंह जी की जयंती बनाने के लिए परमिशन मांगी थी, तो उनको तब भी रोक लगाई गई थी। तब भी विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया था और भगत सिंह जी की एक जन्म जयंती बनाने का कार्यक्रम किया था। जी। आज भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वहाँ सद्बुद्धि यज्ञ हवन किया है, किंतु जब तक, चाहे वो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे प्रदेश का कोई भी शैक्षणिक संस्था हो, यदि वो हमारे विद्यार्थियों को, प्रदेश के विद्यार्थियों को उनके धर्म और आस्था से दूर करने का प्रयास करेगा, निश्चित रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन भी करेगी और उनकी मानसिकता सुधार करने का भी प्रयास करेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो कई बार विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन भी करती है, किंतु ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए विद्यार्थी परिषद लगातार चरणबद्ध आंदोलन भी करेगी। शालिनी जी, क्या विद्यालय के किसी प्रबंधन के किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई है? आपका कोई प्रतिनिधि मंडल अब तक विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी से मिल पाया है? जी, वहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया है, तो उन्होंने भी जांच समिति बना करके पूरे प्रकरण को जांच करने का ऐसा आश्वासन दिया है। इसी प्रकार का संवाद उनसे अभी तक हुआ है। जी, शालिनी जी, जो चीफ वार्डन हैं, उनका क्या रुख है इस ओर, और उनसे सवाल किया जाता है तो उनका क्या दलील उनकी ओर से रखी जा रही है? जी, देखिए, जिस प्रकार से वहाँ की वार्डन मैडम ने कहा है कि वो खुद ही इस्तीफा दे करके चली गई है और उन्होंने पूरे प्रकरण से अपने आप का पल्ला झाड़ लिया है। और जिस वार्डन मैडम को वर्तमान में वो वार्डन मैडम है, उन मैडम का कहना है कि छात्राएं लेट आती है तो उसके लिए उनको स्वीकृति लेनी पड़ती है। कहीं ना कहीं पूरे प्रकरण को एक उनके बीच में अब इसका डर का माहौल बन गया है, इसलिए वो इस पूरे प्रकरण को तोड़ मोड़ कर अपनी सफाई देने का प्रयास करना चाह रहे हैं। लेकिन ध्यान में आता है कि हॉस्टल की छात्राएं कई बार 15 मिनट 10 मिनट लेट भी आई है किसी कारणवश, या कभी रास्ते में ट्रैफिक मिल जाता है तो भी 10 मिनट लेट होना हो जाता है, तब भी वो इस प्रकार का रवैया नहीं अपनाया है जिस प्रकार का रवैया उन्होंने मंदिर जाने के ऊपर अपनाया है। तो धार्मिक आयोजनों पर जिस प्रकार उन्होंने जाने से रोक लगाई गई है, ये लोग अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और किसी भी हॉस्टल की वार्डन का रवैया जब देखने में ध्यान में आता है तो अनुशासन के नाम पर इसी प्रकार की चीजें देखने के लिए सामने आती है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए ऐसे वार्डनों का भी हम लोगों को चयनित करके उनकी मानसिकता ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। जी बिल्कुल, अनुशासन का पालन कराएं, लेकिन इस तरह से एक तरफा कार्रवाई भी ना हो और छात्राओं को परेशान ना किया जाए। बहुत शुक्रिया शालिनी जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा बैन पर 25 नवंबर से पहले फैसला लेने को कहा है, जहां कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधों को गंभीरता से लागू नहीं किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पटाखों पर बैन लगाने के लिए स्पेशल सेल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 25 नवंबर से पहले पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला लेने को कहा गया है। साफ हवा को मौलिक अधिकार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे कहा कि धर्म ऐसी किसी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करता है जिसे लेकर प्रदूषण फैलता हो। वहीं कोर्ट ने पुलिस के प्रयासों पर असंतोष जताते हुए पुलिस कमिश्नर को थाना प्रभारियों की जवाबदेही तय करने के लिए भी निर्देशित किया है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है, आमतौर पर देखा जाता है कि आपका जो न्यू ईयर की पार्टी हो, किसी का कोई शोभा यात्रा निकल रही हो, या तो कोई दिल्ली के ही नेता अगर जेल से बाहर आने की सूचना भी मिलती है तो भी पटाखे चलाए जाते हैं। लेकिन ऐसे में जब दीपावली आती है, ऐसे में पटाखों पर रोक लगा दी जाती है और अब जिसको लेकर भी सरकार अपने अपने हिसाब से अपने जवाब देती है, केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट जब कड़ा रुख अपना रहा है, क्या लगता है जवाबदेही तय अब तक क्यों नहीं हो पाई है? आलोक जी। देखिए अभिनव जी, बिल्कुल सही बात है। आपने सही कहा कि नवंबर और दिसंबर और जनवरी, ये 3 जो माह होते हैं वो बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं दिल्ली के वायुमंडल के लिए। जिस तरीके से वहां पे ओस की या जो आपकी जो चादर फैल जाती है और जिससे जो प्रदूषण होता है, विशेषकर जो साफ बात आती है पटाखों की आती है, उसके अंदर बारूद होता है और ऐसे पटाखों से जो है एनवायरमेंट में बहुत ही ज्यादा प्रदूषण होने लगता है। ऐसे में केवल एनजीटी की नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी काफी चिंतित हो जाता है।
जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोई भी शोभा यात्रा होती है, आपको ध्यान होगा कि जनरेटर जो साथ में चलते थे शोभा यात्रा पे, उस पे भी बैन लगा दिया गया था, क्योंकि जनरेटर से होने वाला जो धुआं है वो भी बहुत ही प्रदूषित करता है दिल्ली के एनवायरनमेंट को। और ये कुल मिला के जहां तक कि इन प्रकार के जो कानून है या प्रतिबंध है, इसको लागू करने के लिए उतनी तत्परता से, जितनी तत्परता कभी पहले भी दिखाई जाती थी, अब धीरे धीरे उसमें काफी रिलैक्स हो गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये पूछ लेता कि आपने इसको रोकने के लिए क्या आपने प्रावधान किए, कितने लोगों का चालान किया, तो उससे स्थिति साफ हो जाती कि कितने कितने लोगों का चालान किया है। अगर उनके आंकड़े आ जाते तो साफ पता चल जाता कि दिल्ली पुलिस ने कितनी सुस्ती से जो है इस काम को, इस कानून को लागू करने की कोशिश की है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई भी ओकेजन हो, चाहे कोई छोटा सा हो, चाहे हर्ष का हो, चाहे जैसा भी हो, चाहे राजनीतिक हो, ऐसे में जिस तरीके के पटाखों का यूज किया जाता है वो काफी निंदनीय है। साथ में आपने देखा था कि ग्रीन पटाखों की ज्यादा बात की जा रही थी, और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में तो पटाखा प्रतिबंधित है, वो बिक नहीं सकता। उसके बावजूद भी आप देखते थे कि दिवाली पे पटाखे जो हैं काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी उनकी। तो इन सब बातों को देखने वाली बात है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उतनी सख्ती से नहीं कार्रवाई की जितना कभी पूर्व में की जाती। आलोक जी, विडंबना वाली बात है कि हर साल पूर्णतः प्रतिबंध की बात 2-3 महीने तक पटाखों पर की जाती है। ऑनलाइन पटाखे हों या दुकानों पर तो मिलना ही मुश्किल है, जब ऑनलाइन पटाखे आप तक उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। फिर भी इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी प्रचुर मात्रा में पटाखे दिल्ली में आते कहां से हैं? क्योंकि हर साल पटाखों को बैन करने की बात आती है, लेकिन हर साल प्रदूषण अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे अगले स्तर पर पहुंच जाता है। अभिनव जी, दिल्ली तो केवल छोटा सा एक शहरी मात्र क्षेत्र है। इससे जो लगा हुआ नोएडा, ग्रेटर नोएडा है, जिसको आप बुलंदशहर कहते हैं, ये काफी ग्रामीण इलाका है। और इन ग्रामीण इलाकों में चाहे आप हरियाणा की तरफ जाए तो रोहिणी के आगे भी जो हरियाणा का क्षेत्र है वो भी ग्रामीण इलाका आता है। इधर राजस्थान में भी आप देखते हैं अलवर का लगा जो इलाका है, वहां पे भी ग्रामीण क्षेत्र है। तो ग्रामीण क्षेत्र में पटाखे जो है बनाए जाते हैं, और उसका जो है कुछ ही ना किसी तरीके से जो है छुपे रूप से जो है उसकी सप्लाई जो है वो होती रहती है। क्योंकि पुलिस प्रशासन जो थाना बीट होते हैं वो थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, इस वजह से कोई वो परमानेंट दुकानें नहीं लगा पाते हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय लोग हैं वो, हमने देखा है गाजियाबाद से जब बुलंदशहर की तरफ जाते हैं तो गांव से जब लौटते हैं तो अपने साथ वो पटाखे ले आते हैं। और जब पटाखे आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनको जो है बच्चे जो है वो उड़ाते भी हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं उनको रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी वहां के क्षेत्रवासियों को भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके का प्रदूषण है उसके लिए उनके सांस लेने में दिक्कत होगी, उनके लिए हानि होगी। लेकिन आप देखते हैं कि जिस तरीके की मनोदशा है भारतीयों की, वो रिजल्ट्स को नहीं ध्यान में रखते हैं, केवल अपने हर्षोल्लास को देखने के लिए या एक रिवायत को बनाए रखने के लिए इस तरीके के पटाखे यूज करते हैं, जो कि उनके और उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवार के, उनके बुजुर्गों के लिए बहुत ही हानिकारक है। विशेषकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने जो है दिल्ली के लिए कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बड़ा ही खतरनाक तरीके से जो है अपने उच्चता के उच्चतम शिखर को छूता है। क्योंकि ऊपर इतना मॉइस्चर होता है कि एनवायरमेंट से जो ये भी एक जहरीली गैसें हैं वो नहीं जाती। जब कभी आप देखते हैं कि जब पानी बरस जाता है तब इन्वायरमेंट साफ हो जाता है। और साथ में आप देखते हैं जिस तरीके का वहां पे कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन की वजह से जो इतना भी पॉल्यूशन हमको देखने को मिला है वो भी बहुत ही गंभीर है। तो केवल पटाखे, गाड़ियों का प्रदूषण, इंडस्ट्री से निकलने वाला और जो जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क का है, ये प्रदूषण को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट कड़ा रुख तो अपना रहा है, जवाबदेही तय करने के लिए भी कहा गया है। हालांकि देखना होगा कि सरकार का और पुलिस का क्या रुख इस ओर रहता है। बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की 43 सीटों पर सोमवार को चुनाव प्रचार थम जाएगा, जहां इस बार प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर इसके बाद कैंपेन कर सकेंगे। बता दें कि पहले चरण की 43 सीटों पर कुछ संवेदनशील बूथों को छोड़कर अधिसंख्य बूथों पर शाम 5 बजे और बाकी बूथों पर शाम 7 बजे तक मतदान होगा। इस चरण में कुल
683 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। इनमें 334 निर्दलीय हैं। कुल प्रत्याशियों में 87 प्रत्याशी राष्ट्रीय पार्टियों के हैं, जिनमें एनडीए में भाजपा, अजासू, जेडीयू और लोजपा गठबंधन, दूसरी ओर कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और भाकपा माले गठबंधन के तौर पर आमने सामने नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार की बात करें तो दोनों गठबंधन से जुड़ी पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नुक्कड़ सभाएं, रोड शो से लेकर पार्टियों में सराबोर नजर आ रहे हैं। वहीं 13 नवंबर को मतदान के बाद 23 नवंबर को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष जी, पहले चरण की प्रचार के लिए आज पहले चरण की 43 सीटों पर प्रचार पहले चरण के लिए थम जाएगा। हालांकि अभी दूसरा चरण भी झारखंड में होगा। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी आगे बढ़ेगी और ज्यादा सीटें लेकर आएगी? मुझे ऐसा लगता है कि इस बार झारखंड में बदलाव आएगा, क्योंकि झारखंड में जो आजकल महिलाओं का इशू है ना, वो भाजपा ने बहुत अच्छे ढंग से इस चुनाव में उठाया है। जी। तो बाहर से लोग आके आदिवासी महिलाओं से शादी करके धर्म की चीजों को परिवर्तित करके और उन महिलाओं का अस्तित्व गायब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, वहाँ आदिवासियों की जनसंख्या जो है घटती जा रही है और जातियों की जनसंख्या वहाँ बढ़ती जा रही है। तो भाजपा ने इस मुद्दे को बहुत अच्छे ढंग से उठाया है और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार में सत्ता में परिवर्तन आएगा और भाजपा 2/3 बहुमत से जीत के झारखंड में सरकार बनाएगी। जी मनीष जी, आपने बोला कि भाजपा इस बार गठबंधन के साथ जो कि लड़ रही है, चूंकि पिछली बार भाजपा गठबंधन में उस तरह से नहीं थी, इस बार गठबंधन के तौर पर भी लड़ रही है, ज्यादा सीटों पर लड़ रही है। और इस बार लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें भी 2-3 पार्टियां और आके जुड़ गई हैं, गठबंधन और बड़ा हो गया है। तो ऐसे क्या कारण है जिससे ज्यादा माइलेज भाजपा या एनडीए गठबंधन को ज्यादा मिलने की उम्मीद है बजाय इंडिया के? इस बार एनडीए गठबंधन में जो वहाँ पे कोर वोटर्स हैं, जो भारत में मोबिलाइज कर रहे हैं, महिलाओं पे बड़ा ध्यान दिया। अगर आप इनके घोषणा पत्र को देखें तो इनके ज्यादातर मुद्दे जो है वो महिलाओं से जुड़े हैं। इससे भाजपा को ये उम्मीद है कि जैसे देश भर में महिलाएं उनके लिए बढ़ करके वोट करती हैं, वैसा ही वोटिंग पैटर्न झारखंड में भी रहेगा। और महिला जो है वहाँ आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती है, 50% वोटर होता है। महिलाओं की मूलभूत सुविधाओं पे जो भाजपा या एनडीए शासित राज्य काम कर रहे हैं, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन शासित राज्य में ऐसा कोई उदाहरण पेश नहीं कर रहा है कि महिलाओं के लिए वो नया काम कर रहे हैं। आप देखिए, महिलाओं के लिए जो स्कीम महाराष्ट्र में भाजपा ने चालू कर दी है, वहाँ की सिटिंग सरकार कह रही है कि हम जीत जाएंगे तो ये स्कीम लाएंगे। जब आप 5 साल बाद शासन में थे तब तो आप ऐसी स्कीम ला नहीं पाए महिलाओं के लिए, तो ये जनता कैसे विश्वास कर ले कि आप जीत जाने के बाद ऐसी स्कीम लाओगे? यही फर्क है इंडिया गठबंधन और एनडीए में कि एनडीए डिलीवरी के बाद और राज्यों में उसका उदाहरण बना के राज्यों में वोट मांगता है, और इंडिया गठबंधन हर जगह ये कहता है कि जब हम जीत जाएंगे तब हम ऐसा करेंगे। अरे जहाँ पे आप सत्ता में हो वहां पे आप ये वादा क्यों कर रहे हो? जैसे भाजपा महाराष्ट्र में सत्ता में थी तो उन्होंने महिलाओं के लिए जो स्कीम थी वो लागू कर दी। अब वो अपने घोषणा पत्र में ये कह रहे हैं कि हम 1500 की जगह 2100 कर देंगे। लेकिन झारखंड में 3000 कह तो रहा है इंडिया गठबंधन, लेकिन वो कह रहा है जब हम फिर से जीत के आ जाएंगे तब करेंगे। यही फर्क है दोनों पार्टियों की रणनीति में। जी मनीष जी, बागियों की अगर बात की जाए झारखंड के, खासकर इस झारखंड के चुनाव में, तो जिस माफ कीजिएगा जो अभी सीएम, पूर्व सीएम हो गए हैं चंपई सोरेन, उनके पिछली बार जब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे उनने काफी शक्ति प्रदान की और कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाने में उनका भी योगदान था। लेकिन इस बार वो अब भाजपा के साथ खड़े हैं। आखिर इसका फायदा किसको होगा? या तो सिंपैथी गेन करने में झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पे सफल रहेगा, या फिर इसका फायदा भाजपा को होगा कि उनको वहां पर इज्जत नहीं दी गई, उन्हें मान सम्मान नहीं दिया गया। तो जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक वाले लोगों में जी कोई आम नेता नहीं है वहां। जी, उनका आदिवासी क्षेत्रों में प्रभाव है और वो संस्थापक है।
दूसरे देखना पड़ेगा कि भाजपा ने एक आदिवासी महिला को भारत के सर्वोच्च पद का सम्मान दिया है। ये बातें नीचे तक जाती हैं। क्या कभी पहले किसी राजनीतिक पार्टी ने ये कल्पना करी थी कि भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति भी एक महिला होगी और महिला होने के साथ वो एक आदिवासी भी होगी? तो इन चीजों का जो इम्पैक्ट है वो चुनावों में आता है और जो आपको देखने को मिलेगा। भाजपा इन बातों को जमीन तक पहुंचाती है और मुझे लगता है इस बार वो पहुंचाने में और ज्यादा सफल रहेगी। जी मनीष जी, इसी का फॉलो अप क्वेश्चन ये भी है कि पिछली बार माना जा रहा था कि भाजपा की सरकार इसलिए वापसी नहीं करी क्योंकि उन्होंने आदिवासी बाहुल्य प्रदेश में किसी और को जो है सीएम बना दिया था। इस बार आदिवासी चेहरे को भी आगे किया जा रहा है और जैसा आपने कहा कि बड़े नेता चंपई सोरेन हैं, तो क्या भाजपा उन पर दांव खेल सकती है बजाय इसके कि भाजपा हमेशा जो है सरप्राइज देने में एक विश्वास रखती है, सरप्राइज के तौर पर वह किसी बड़े चेहरे को आगे करती है? क्या चंपई सोरेन सीएम बन सकते हैं? जहां तक मैं भाजपा की राजनीति को समझता हूँ, मुझे लगता है कि भाजपा आदिवासी मुख्यमंत्री को दे सकती है, लेकिन अपने कोर कैडर में से देगी। जी देखिए, उड़ीसा में भाजपा ने एक मुख्यमंत्री दिया, मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री दिया, राजस्थान में एक मुख्यमंत्री दिया। इन शहरों की कल्पना कोई नहीं कर सकता था, ये सरप्राइज जैसे थे। लेकिन आपको देना अपने कैडर से पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने कैडर को आगे बढ़ाना है। आप सिर्फ एक चुनाव नहीं जीत रहे हो, आपके आगे के चुनावों की तैयारी भी करनी है। अगले 5 साल बाद जब आप लड़ने आओगे तो आप जनता को क्या बताओगे? तो भाजपा इस चीज में अपने कोर कैडर का ध्यान रखती है और जमीनी कार्यकर्ताओं को, जितना भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया है शायद ही किसी और पार्टी ने बनाया है। तो ये मुझे लगता है कि इस बार भाजपा आदिवासी चेहरे को तो मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन वो चेहरा भाजपा से होगा। चंपई सोरेन जी भाजपा से नहीं है, वो अभी भाजपा में शामिल हुए हैं। तो भाजपा उनका गाइडेंस तो जरूर लेगी, लेकिन मुख्यमंत्री पद का दावेदार भारत भाजपा से ही कोई आदिवासी चेहरा होगा। जी बिल्कुल। झारखंड में इस बार बदलाव की बयार है या फिर से वही सरकार है, ये फैसला तो 23 नवंबर को ही होगा। बहुत शुक्रिया मनीष जी जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार की बागडोर भले ही अभी एकनाथ शिंदे के हाथ में हो, लेकिन बीजेपी उन्हें आगे करके चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। वह चुनाव से पहले सीएम पद को लेकर किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहती ताकि चुनाव के बाद यू टर्न ना ले सके। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को घोषणा पत्र जारी करने के दौरान स्पष्ट कर दिया है कि एकनाथ शिंदे जरूर मौजूदा सीएम है, लेकिन नतीजे के बाद नए सीएम का फैसला गठबंधन के तीनों दल मिलकर करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर आरके शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आरके जी, घोषणा पत्र के ऐलान के साथ ही भाजपा ने कहीं ना कहीं सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बना दिया है। अभी तक नजर आ रहा था कि एकनाथ शिंदे सीएम होंगे आने वाले समय में, लेकिन अब सस्पेंस बन गया है। ऐसा क्यों? क्या ये दाव है या फिर आगे कमिटमेंट से अगर यू टर्न लें तो यू टर्न ले सकें, इसके लिए इस तरह का सस्पेंस बनाया गया है? आरके जी, देखिए, निश्चित ही रूप से गृह मंत्री का जो अभी स्टेटमेंट आया है एक दिन पहले, जी, उससे कुछ ना कुछ आशंकाओं ने तो जन्म लिया है। लेकिन ये भी देखना होगा कि महाराष्ट्र की जो दोनों ही राजनीतिक दल हैं या दोनों ही राजनीतिक दलों का गठबंधन है, एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों की ही तरफ से मुख्यमंत्री चेहरे और स्पष्ट नाम या राय अभी तक किसी भी संगठन ने नहीं दी है। हाँ, गृह मंत्री जी ने जरूर अपनी तरफ से थोड़ी सी एक प्रकार से हिंट करने की कोशिश की है। आफ्टर रिजल्ट जिस भी दल का और या सभी दलों की सहमति से हम मुख्यमंत्री का चेहरा का चुनाव करेंगे, लेकिन उनके इस आशय से या इशारे से ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसका अपना चेहरा जो देवेंद्र फडणवीस हैं
वही मुख्यमंत्री पद के दावेदार कहलाएंगे। और कहीं ना कहीं उन्होंने आने वाले समय में चुनाव के रिजल्ट के बाद जनता को ये ना लगे, या अपनी पार्टी की नीतियां क्लियर करने के लिए उन्होंने इशारा तो कर ही दिया है। जी आरके जी, अंत में यह एक और सवाल बचता है कि जिस तरह से अभी तीन पार्टियां गठबंधन में मिलकर लड़ रही हैं, तीन की तिकड़ी इन्हें कहा जाता है, तीनों पार्टियों की महाराष्ट्र में महायुति, तो क्या ऐसा हो सकता है कि चुनाव अगर जीत जाते हैं, चुनाव के बाद सरकार बनाने की बात आती है, तो तीन की तिकड़ी तो जस की तस रहे लेकिन उनके पदों में कोई बदलाव हो जाए? नहीं, देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है जी। कि एनडीए या भाजपा का जो गठबंधन है वो कितनी सीटें लेके आता है। जी। अधिकांश संभावनाएं इस चीज की बन रही हैं कि अगर इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख सहयोगी हैं या जो प्रमुख रणनीतिकार हैं महाराष्ट्र में, शरद पवार जी, क्योंकि सीटों के बंटवारे में तो उन्होंने अपनी नीति या कूटनीति पूरी तरह से वो सफल रहे, लेकिन अगर एक पर संभावना भी इंडिया गठबंधन को है, पवार जी अपनी पुत्री का ही मुख्यमंत्री पसंद करेंगे। उस स्थिति में नहीं होता है तो इंडिया गठबंधन में टूट फिर होने के साथ रहे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसीलिए इंडिकेशन भी जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्हें उद्धव ठाकरे को भी उनकी ओर से दिए गए थे, और वो तो समय बताएगा, 23 नंबर तारीख बताएगी हमें कि जनता किसकी झोली में मुख्यमंत्री या फिर सत्ता की चाबी डालती है। बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका जुड़ने के लिए, माफ कीजिएगा आरके जी, माफ कीजिएगा आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।